मेरा बहुत छोटा सा परिवार था। मेरे पापा अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे और वैसे ही मेरा भाई भी अकेला ही था। मैं भाई से बहुत छोटी थी तो मेरे भाई की शादी बहुत पहले हो गई। पर भाभी को आए हुए 4 से 5 साल हो गए पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। लाखों दवाइयाँ की गई पर कुछ काम नहीं कर रहा था। उनकी जांच हुई तो कोई कमी भी नहीं थी। एक दिन मेरी सहेली अपने ससुराल से आई हुई थी। मैं उससे बात कर रही थी तो बातों बातों में जब मैंने उसे अपनी भाभी की बात बताने लगी तो बोली कि अरे मेरे ससुराल चल, वहाँ पर एक तांत्रिक है, वो बहुत अच्छे से झाड़ फूँक करते हैं जिससे बच्चा हो जाता है। मैं पढ़ी लिखी थी, मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, पर भाभी को लेकर इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे कि बिना सोचे समझे हम लोग भाभी को लेकर अपनी सहेली गरिमा के गांव पहुंच गए। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस तांत्रिक का झाड़ फूँक काम कर गया और मेरी भाभी माँ बनने वाली थी और ठीक 9 महीने बाद उनको एक प्यारा सा बेटा हो गया। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, बल्कि हम लोग यह तक सोचने लगे कि हमारी पढ़ाई पीछे हो गई और तांत्रिक जीत गया। हम लोगों को भरोसा हो गया था कि वो तांत्रिक झाड़ फूँक करने में बहुत महारत हासिल कर चुका है। एक दिन मुझे तांत्रिक की झाड़ फूँक देखने का मन हुआ, इसलिए मैं अपनी सहेली को बोलकर चुपके से उनका झाड़ फूँक देखने चली गई। फिर वहाँ पर मैंने वो देखा कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तांत्रिक तो कोई और नहीं बल्कि हम लोग गांव में रहते थे। मेरे पापा अकेले भाई थे, उनकी कोई बहन भी नहीं थी। इसलिए जब पापा की शादी हुई तो फटाफट से उन्हें लड़का भी हो गया। अब मेरे दादा दादी चाहते थे कि लड़का जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी भी शादी कर दी जाए, इसलिए मेरे भैया की बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी गई। मैं भैया से 5 साल छोटी थी। मेरे भैया बहुत पढ़े लिखे थे और पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगे, जिससे कि उनका बिजनेस और भी अच्छे से चल गया। मेरे पापा मम्मी और दादा दादी भैया से बहुत खुश रहते थे। दादी के बार बार जिद करने से भैया की फटाफट से शादी भी कर दी गई। और जब मेरी भाभी आई तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत पढ़ी लिखी भी थी। पर अफसोस यह था कि भाभी को कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत सालों बाद होता है, पर मेरे दादा दादी पीछे ही पड़ गए थे कि सिद्धू को अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई, क्या बहू में कोई कमी है। मेरे मम्मी पापा बहुत समझाते थे पर दादा दादी तो मानते ही नहीं थे। मेरे भैया भी बहुत समझाते थे पर दादा दादी को कौन ही समझाए। पर अब शादी के 2 साल बीतने के बाद और बहुत कोशिश करने के बाद भैया को भी लगने लगा कि आखिर में सच में बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने जांच को बोला, पर जांच में सब कुछ सही था। फिर ऐसी क्या बात थी कि भाभी माँ नहीं बन सकती थी। भाई अपनी जांच करवाने को तैयार ही नहीं थे, पर फिर भी दादी के जोर देने पर उन्होंने एक डॉक्टर से मिलकर अपना जांच कराया। तब पता चला कि भैया में ही कुछ कमी थी जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। भैया की दवा चल रही थी पर किसी काम की नहीं, क्योंकि दवा चलते हुए करीब 2 साल हो गए और कोई खुशखबरी नहीं मिली। इसलिए भैया उब कर दवा फेंक दिए और बोले कि हम लोग बच्चा गोद ले लेंगे। मम्मी पापा बहुत उदास हो गए थे। इधर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और अब रिश्ते की बात भी होने लगी। अब मेरा तो बीएससी सेकेंड ईयर ही था, इसलिए मैं कहते थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। मेरी दादी बहुत पुराने ख्यालों वाली थी। वह कहती थी कि जब लड़कियां बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो शादी करना ठीक नहीं होता, छोटे में ही की जाती है। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। भाभी किसी तरह दादी को समझाती थी कि मेरी तरह अगर आपने रिया की भी शादी करवा दी तो हो सकता है इसे भी यह प्रॉब्लम हो जाए। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए प्लीज़ अगर यह पढ़ना चाहती हो तो इन्हें पढ़ने दीजिए। शादी तो हो ही जाएगी, शादी कहाँ भागी जा रही है। मेरी दादी मेरी भाभी को बहुत मानती थी, इसलिए वो शादी के बाद को वहीं पर ख़त्म कर दी और कहती थी कि बहू तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे पोते का मुंह तो दिखा दे वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। मेरी भाभी बहुत समझदार थी, वो सबको बड़ी समझदारी से संभालती थी। पर ही अंदर भाभी टूटती जा रही थी। उनकी शादी को अभी बहुत साल नहीं हुए थे, सिर्फ 5 साल ही बीते थे, पर लोगों के कहने से भाभी मेरी एकदम निराश होती जा रही थी। कभी कभी माँ भाभी को समझाते थे कि शालू तुम परेशान मत हो, जरूरी नहीं है कि बच्चा 5 साल में ही हो जाए। और फिर मेरा बेटा दवा खा रहा है ना, सही हो जाएगा। तो भाभी कहने लगी कि मम्मी जी वो दवा नहीं खा रहे हैं, वो भी निराश हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि बच्चा गोद ले लेंगे। मुझे गोद लेने में कोई परेशानी नहीं है, पर माँ मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ। और यह कहते हुए भाभी रोने लगी। माँ ने उनको अपने गले से लगा लिया। मेरी माँ
भी भाभी को बहुत मानती थी। मुझे बहुत खुशी थी कि सभी के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। मेरी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े इसलिए भाभी मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखती थी। और माँ भी कहती थी कि रिया, तुम पढ़ लिख लो, एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, जिससे कि ऐसी चीज़ों का इलाज तुम अच्छे से कर सको। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैंने घर में बताया नहीं था, क्योंकि मेरे घर में इन सब चीज़ों को की सख्त मनाही कि लड़कियां किसी लड़के से दोस्ती ना करे, पर मैं उसे बहुत प्यार करती थी। यह बात मैंने अपनी भाभी को बता दी। मेरी भाभी चौंक गई और मुझे डांटने लगी कि तुम पढ़ने जाती हो कि ये सब करने जाती हो। पर मैंने भाभी को सारी बातें बता दी कि पहले मैंने कुछ नहीं किया था, पहले शौर्य ने ही मुझे प्रपोज किया था। भाभी ने मुझे बहुत समझाया कि बात सिर्फ दोस्ती तक ही रहनी चाहिए, इससे आगे मत बढ़ाना जब तक कि तुम कुछ बन न जाओ। इस बात को मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखा। एक बार शौर्य ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया। वो बर्थडे होटल में रखा था। मैं अपनी भाभी को लेकर वहाँ पहुँची गई, क्योंकि एक भाभी ही थी जो सारी बातें जानती थी और वो मुझे उस पार्टी में जाने की इजाज़त भी दे सकती थी। और होटल जाने के बाद भाभी बोली कि पार्टी तुम्हारी है, तो रिया तुम अंदर पार्टी कर लो, मैं बाहर रुकती हूँ। मैंने भाभी से बहुत रिक्वेस्ट की कि भाभी आप ही मेरे साथ चलिए ना अंदर, पर वो मुझे मना करने लगी। कैसे कहीं नहीं जाया करते, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से पार्टी ख़त्म करके आना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। इसलिए मैं भाभी को वहीं बाहर छोड़कर अंदर चली गई। अंदर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मेरी कुछ सहेलियाँ भी आई हुई थी। वहाँ पर केक काटा, थोड़ी बहुत म्यूज़िक पर डांस भी हुई और नाश्ता करके सब लोग जाने को हुए। इतने मुझे चक्कर आने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। भाभी ने बोला था कि 10 मिनट में आ जाना, अगर नहीं आओगे तो मैं खुद अंदर आ जाऊँगी। ये सब होने में 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम बीत गया। उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मेरे पास भाभी बैठी थी। भाभी ने बताया कि शौर्य तो धोखेबाज लड़का निकला, वो तुम्हारे ड्रिंक में नशे की गोली मिला था और जब मैं अंदर पहुंची तो तुम्हारे साथ गलत करने वाला था। अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर पहुंच गई। उस दिन के बाद से शौर्य के ऊपर से मेरा भरोसा ही उठ गया और वो मुझसे लाख माफ़िया मांगता रहा, पर मैंने उसे माफ़ नहीं किया। कुछ महीनों बाद मेरी सहेली आई हुई थी। मैं उससे मिलकर अपनी सारी बातें बता रही थी तो मुझे कहने लगी कि मेरी तो छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर तुझे तेरी लाइफ मिली है पढ़ने लिखने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, तो तुम इन सब में क्यों पढ़ रही हो। मैंने भी गरिमा से बोला कि हाँ, अब मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, अब मैं अपना सारा ध्यान अपना कैरियर बनाने में लगाऊंगी। अगर आज मेरी भाभी मेरे साथ ना रही होती तो शायद आज मैं कहीं की ना रहती। मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं, पर भगवान ने उन्हें भी परेशान करके रखा है। तो पूछने लगी बात क्या है, तो मैंने उसे सारी बातें बता दी। तो कहने लगी कि मेरे गांव में एक तांत्रिक है, वह इतना अच्छा झाड़ फूँक करता है कि जो माँ ना बन सके वो भी माँ बन जाती है। तो अपनी भाभी और भैया को लेकर मेरे ससुराल आ जाना। मैंने ये बातें अपने माँ बाप से और भैया से बताई। बच्चा होने से सब इतने परेशान हो चुके थे कि सब मान गए। हालांकि भाभी कहने लगी कि मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती और मेरे भैया भी कहने लगे। पर फिर दादी जी के कहने पर मैं भैया भाभी को लेकर गरिमा के गाँव गई और दूसरे दिन ही तांत्रिक के पास जाना था। पर शर्त ये थी कि हम लोग उनके झाड़ फूँक को नहीं देख सकते। उसके झोपड़े में सिर्फ भाभी ही जा सकती थी। वहाँ पर भाभी गई और करीब 2 घंटे बाद बाहर आई। भाभी का पैर बहुत दर्द हो रहा था, शरीर भी बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने बताया कि तांत्रिक ने बोला है कि 1 महीने तक मुझे रेस्ट करना है, इसलिए हम लोग गरिमा के गांव में ही रुक गए। उसके बाद 1 महीने बाद खुशखबरी आई कि भाभी माँ बनने वाली हैं। फिर हम लोग भाभी को लेकर घर आ गए और पूरे 9 महीने बाद एक प्यारा सा बेटा हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे भैया भाभी जो नहीं मानते थे वे लोग भी मानने लगे कि हाँ, तांत्रिक की झाड़ फूँक काम आती है। एक बार मैं रिसर्च करने के लिए गरिमा के गांव में गई थी और मुझे बहुत मन हुआ कि वो तांत्रिक झाड़ फूँक कैसे करता है, कि साइंस भी इसके आगे फेल साबित हुआ है, इसलिए मुझे देखने को मन हुआ। तो मैं अपनी सहेली से बात की और सहेली बोली कि ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। पर वो तांत्रिक झाड़ फूँक करते हुए किसी को भी अंदर नहीं जाने देता, इसलिए हम लोगों ने चुपके से देखने का प्लान बनाया और झोपड़ी के पीछे जाकर छोटी सी छेद में से मैं देखने लगी और मैंने देखा कि एक औरत लेटी हुई थी और वह तांत्रिक कुछ कर रहा था। उसके बाद मैंने वो देखा कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तांत्रिक, मैं तुरंत बाहर आ गई और मैंने गरिमा का हाथ पकड़ लिया। गरिमा बोली, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया, क्यों घबरा रही हो। मैंने बोला कि मैं घबरा नहीं रही हूँ। अच्छा यह बात बताओ, यहाँ पर अगर कोई माँ नहीं बन सकती तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। तो गरिमा कहने लगी कि अरे यहाँ कुछ लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे, पर 1-2 लोग माँ बाप बन सके और एक भाभी थी, उनके इलाज के दौरान मौत हो गई,
इसलिए डॉक्टर से नफरत हो गई। इसी डर की वजह से कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। वह भले ही माँ ना बने पर नहीं जाते। कुछ दिनों बाद ये तांत्रिक जी आए थे और इन्होंने कहा कि मेरी झाड़ फूँक से कोई भी औरत माँ आसानी से बच सकती है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर जब कोशिश की गई तो उनकी झाड़ फूँक काम आई और तब से बहुत फेमस हो गए हैं। जब मैं आई थी तो मेरी जेठानी को भी सुना था कि वो भी माँ नहीं बन रही थी। इन्हीं की झाड़ फूँक से वह माँ बन पाई। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तब मैंने कहा कि पागल, वो कोई झाड़ फूँक करने वाला तांत्रिक नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। शायद वो इसीलिए सिर्फ औरतों को अंदर बुलाता है जिससे को माँ बनना है, क्योंकि तुम लोग डॉक्टर के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हो। वह कहने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि यही है। मैंने बोला कि अच्छा रुको, मैं अभी चल के तांत्रिक से पूछती हूँ। इसलिए वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी और जब 2 घंटे बाद वो औरत गई तो हम लोग बिना पूछे ज़बरदस्ती तांत्रिक की झोपड़ी में घुस गए। और मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो चौंक कर बोली कि बच्चा, मैं तांत्रिक हूँ। शायद तुम पहली बार आई हो, पर तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू अभी शादीशुदा नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तब मैंने गरिमा की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इसको झाड़ फूँक करवानी है। तो तांत्रिक बोला कि ठीक है बच्चा, तू बाहर जा, इसकी झाड़ फूँक मैं अकेले ही करूँगा। तो मैंने कहा क्यों अकेले करेंगे, मैं भी यहीं पर बैठूँगी, आप करिए। तो वो कहने लगे कि नहीं। मैंने कहा ना मुझे नहीं। तब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मेरे सामने ही आपको झाड़ फूँक करना पड़ेगा। तो तांत्रिक गुस्सा होकर कहने लगा, तुम दोनों भाग जाओ, मैं कोई झाड़ फूँक नहीं करूँगा जब तक ये अकेली नहीं आएगी। तब मैं उस तांत्रिक के पास गई और उनकी दाढ़ी मूछ खींच ली। उनकी दाढ़ी मूछ निकलते ही मैंने बोला कि सर, आप कोई तांत्रिक नहीं बल्कि डॉक्टर हैं। इस पर उन्होंने तुरंत मुझे चुप करा और बोले कि चुप करो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। फिर मैंने पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हो? तो कहने लगे क्योंकि इस गांव के लोग डॉक्टर से डर गए थे। एक औरत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तब से इस गांव में कोई इलाज के लिए भी नहीं जाता। इसलिए कोई माँ बनने वाला हो या कोई भी बीमारी की दवा हो तो मैं तांत्रिक बनकर ही दवा देता हूँ। मैंने बोला जब सब ठीक होने लगा तो आप क्यों नहीं बताए कि आप डॉक्टर हो और आपकी दवा से ही सब ठीक हो रहे हैं? तो बोलने लगे कि इससे पहले मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत समझाया, पर ये लोग नहीं माने। फिर मैंने पूछा कि पर आपको इस गांव से इतना प्रेम क्यों है, आप छोड़ देते? तो कहने लगे क्योंकि यह मेरी बहन का ससुराल है और मेरी बहन सब कुछ जानती है कि मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ बल्कि एक डॉक्टर हूँ। मैंने पूछा कि कौन है? तो बोले कि इस गांव के जो मुखिया हैं उनकी बड़ी बहू मेरी बड़ी बहन है। उन्हीं के चलते तो मैं इस गांव में आया और मुझे झोपड़ी मिली। अगर मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर हूं तो सब लोग मुझे भगा देंगे। तब मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं भगाएगा। इतने सालों से आप इलाज कर रहे हैं और आपकी दवा सब पर कारगर है, यहाँ तक कि मेरी भाभी भी पर भी काम कर गया। वह कहने लगी कि मैं कोई झाड़ फूँक का दवा नहीं देता। मैं जो माँ नहीं बन सकती उन्हें 1-2 बार नॉर्मल दवा देता हूँ जिससे कि उनको गर्भ ठहर जाए, पर अगर नहीं होता तो मैं फिर बुलाता हूँ और IVF के थ्रू इनका इलाज करता हूँ। उस दौरान महिला बेहोश रहती है जिससे कि उसे कुछ पता नहीं चल पाता कि मैं झाड़ फूँक कर रहा हूँ या फिर दवा उनका इलाज कर रहा हूँ। गोलियों का चूरमा बनाकर देता हूँ जिसे वो भभू समझकर खाती हैं। ये सब बातें सुनकर मैंने बोला कि अभी इस गाँव वालों को बता दीजिए तो आप खुलकर इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गांव वाले बहुत ही ज़्यादा बैक माइंडेड हैं, ये लोग नहीं समझेंगे। पर मैंने और गरिमा ने ठान ली और मुखिया जी की बहू थी, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि ठोस सबूत के साथ गांव वालों को समझाना पड़ेगा, तभी वे लोग समझेंगे। इसलिए जब अगली बार इलाज के लिए लोग आए तो हम सब लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर एक दिन गांव वालों को इकट्ठा करके उन सब के साथ सामने वीडियो चला दिया। तब वे लोग बोलने लगे कि अरे ये तो डॉक्टर है, इसने हमें धोखा दिया है। तो मुखिया जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ो, तुम ही लोगों के लिए डॉक्टर को तांत्रिक बनकर इस गांव में रहना पड़ा। वह चाहता तो यहाँ कुछ ना करता, अपने काम से कम मतलब रखता, पर थोड़े से पैसे लेता है और उसके इलाज का कितना ज़्यादा खर्च आता है तुम लोगों को समझ में आता है? वह अपनी सारी सैलरी लगा देता है। यहाँ तक कि मैं भी बेवकूफ़ था कि मैं तुम लोगों की कभी समझा ही नहीं पाया। भला हो मेरी बहू का और इन दोनों लड़कियों का कि इन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। अब तुम लोग भी समझो कि झाड़ फूँक कुछ नहीं होता है। हमारे गांव में जितने भी बीमार लोग ठीक हुए हैं और जितनी भी औरतें माँ बनी हैं, सब डॉक्टर के इलाज की वजह से ही संभव हुआ है। सभी गांव वाले बात को मान गए क्योंकि अब उन लोगों के सामने सबूत भी था। डॉक्टर ने बहुत लोगों का इलाज किया था, भले ही तांत्रिक बनकर किया, पर किए तो थे। सभी की आंखें खुल गई और सभी लोग तांत्रिक के भेष में बने डॉक्टर से माफ़ी मांगने लगे। और फिर से डॉक्टर साहब डॉक्टर के रूप में गांव के सामने आए और गांव लोगों को विश्वास दिलाया
कि कभी कभी गलती हो जाती है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर उनका समय आ गया था, वो चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डॉक्टर गलत हैं या फिर सभी के साथ ऐसा हो सकता है। आप लोगों को अपना दिमाग बदलना होगा। उस दिन के बाद से सारे गांव के लोग डॉक्टर पर विश्वास करने लगे और उस गांव में एक छोटा हॉस्पिटल खुलाकर डॉक्टर साहब ने अपना चैम्बर खोला और सभी का इलाज शुरू कर दिए। अब डॉक्टर साहब बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि कहते थे कि तांत्रिक के भेष में रहकर मुझे यह सब करना बहुत बुरा लगता था और ये भी डर लगता था कि कहीं अगर मेरी पोल खुली तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरी बहन समझती थी और बोलती थी कि तुम घबराओ मत, पर फिर भी ये डर लगता था, क्योंकि वो भी तो एक गांव की बहू ही थी, उनके साथ भी बुरा ना हो। रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस मुसीबत से निकाला। ये सब सुनकर मेरी दादी भी मान गई कि हाँ, डॉक्टर के इलाज में कितना दम है। और डॉक्टर ने कुछ दवा भभूत के नाम पर भैया को खाने के लिए भी दिए थे और भाभी से बोले थे कि बातें किसी से कहना मत, क्योंकि तब से ये काम नहीं करेगा। भाभी मुझे बाद में बताने लगी, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भतीजा बड़ा हो रहा है, मेरी भी शादी हो गई है, मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, सभी का इलाज बड़े ही ध्यान से और मेहनत से करती हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी कोई गलती हो जाए या कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही होता रहेगा या फिर ऐसा ही हो। हमें हमारे मन को चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ अपने अगली कहानी में।